हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है एल आर सीरीज सर्किट। आपने इससे पहले एक एसी बैटरी के साथ जिसका ईएमएफ था E = E0 sin ओमेगा टी, उसके साथ ओनली एल, ओनली आर और ओनली सी के साथ स्टडी किया था। करंट की वैल्यू निकाली थी, फेज रिलेशन निकाला था और फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था। आपने टॉपिक किया था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली और इसी तरह से कैपेसिटेंस ओनली। तो उसमें फेजर डायग्राम आपको करवाया गया था। तो आज के इस टॉपिक के लिए आपको फेजर डायग्राम की नॉलेज अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत हो तो एक बार आप फेजर डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कर लीजिए आज की क्लास से पहले। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर दोनों को एक साथ एसी सर्किट में लगाएंगे। यानी आपके पास ये एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ है E = E0 sin ओमेगा टी और इसके साथ सीरीज में एक इंडक्टर और एक रजिस्टर आपने कनेक्ट कर दिया है। ओके, एक इंडक्टर और एक रजिस्टर इस एसी बैटरी के साथ आपने सीरीज में कनेक्ट किया है। आर है रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर और एल है इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। Let at any time t current in the circuit is I. Let I is current in the circuit. क्योंकि आपकी जो ईएमएफ है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो करंट भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस across R is VR, it will be I into R, and potential difference across L ये क्या होगा, I into XL। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। स्टूडेंट, आपने जब ओनली रेजिस्टेंस यहां पर लगाया था, वो टॉपिक किया था, तो आपका जो करंट और ईएमएफ था वो दोनों सेम फेज में थे। तो इन रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। तो रेजिस्टेंस के लिए तो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। फॉर रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। लेकिन इंडक्टर के लिए क्या था, इंडक्टर के लिए E था E0 sin ओमेगा टी और I था आपका I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2, मीन्स करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय π/2। तो इन इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय π/2। आपने जब ओनली इंडक्टर लगाया था, यहाँ पर रजिस्टर नहीं था, तो उस टॉपिक में जब आपने करंट के लिए एक्सप्रेशन निकाला था तो वो था I = I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। तो मैंने आपको बताया था कि अब हम क्या करेंगे, हम फेजर डायग्राम को काफ़ी इंपॉर्टेंस देंगे, तो हम फेजर डायग्राम को स्टडी करेंगे। तो पहले हम एलआर सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम जो करंट है ये आई है, ये और ये करंट भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा,
ओके, तो आई की मान लीजिए ये डायरेक्शन आएगी, आई की ये डायरेक्शन आएगी। तो जो फेजर डायग्राम फेजर वेक्टर है उसकी प्रॉपर्टीज मैंने जो आपको लिखवाई थी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी लेंथ इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, लेंथ इक्वल टू एम्पलीट्यूड। तो ये जो करंट वेक्टर है यहां पर, ये करंट का जो फेजर वेक्टर है, तो करंट के फेजर वेक्टर की लेंथ क्या होगी यहां से लेकर यहां तक, एम्पलीट्यूड के इक्वल। मान लीजिए करंट की एम्पलीट्यूड होगी आई नोट। हम अभी तक भी हर एक डेरिवेशन में करंट की एम्पलीट्यूड आई नोट कंसीडर करते आए हैं, यानी आई नोट क्या है, करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड, आई नोट इज करंट एम्पलीट्यूड। तो ये आपका ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, आई नोट इज करंट एम्पलीट्यूड, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट वो आई नोट है। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो वेक्टर है यानी वी आर और वी एल का जो फेजर वेक्टर होगा वो ड्रॉ करेंगे। तो वी आर का क्या होगा, हमने लिखा है रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, तो यानी जो करंट की डायरेक्शन है वी आर का फेजर वेक्टर तो उसी डायरेक्शन में आएगा, और वी आर की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि करंट I इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो R अगर ग्रेटर देन 1 है तो I की वैल्यू लेस देन V होगी। तो मान लीजिए ये यहां से और यहां तक ये है फेजर वेक्टर ऑफ वी आर, तो इसकी भी लेंथ किसके इक्वल होगी, यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर के इक्वल। तो इसको हम वी नोट आर लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर को। तो वी नोट आर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर। ओके, फिर उसके बाद हमने लिखा है वी एल के लिए, इंडक्टर के लिए करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय 2। इंडक्टर के लिए जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 लैग करता है, पीछे होगा। तो दूसरी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे है, वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय पाई बाय 2। तो जो भी ये डायरेक्शन है करंट की, इसके साथ में एक पाई बाय 2 एंगल ले लेता हूं, तो यहां से लेकर यहां तक ये एंगल क्या होगा, पाई बाय 2। तो ये डायरेक्शन क्या आएगी आपकी, ये डायरेक्शन वी एल की आएगी। इसकी भी लेंथ किसके इक्वल होगी, ये जो वी एल का फेजर वेक्टर है यहां से यहां तक, इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, वी एल की एम्पलीट्यूड के इक्वल। तो मान लेते हैं वी नोट एल है एम्पलीट्यूड ऑफ वी एल, तो ये लेंथ होगी वी नोट एल। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आना चाहिए वी नोट आर और वी नोट एल का, वो किसके इक्वल आना चाहिए, ई नोट के इक्वल, के ई नोट के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एम्पलीट्यूड हैं वी नोट आर और वी नोट एल, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, ई नोट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल आएगा। तो हम पैरेललोग्राम लो लगाते हैं यहां पे, तो कुछ इस तरह से बनेगा ये, मैं ये और ये, तो पैरेललोग्राम लो से ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ईएमएफ, यानी ये जो आपका ईएमएफ है इसका फेजर वेक्टर ये होगा, ये रेड में जो यहां से यहां तक है। ओके, और इसका लेंथ किसके इक्वल होगी इस फेजर वेक्टर की, एम्पलीट्यूड के इक्वल, जो कि ई नोट है। ओके, तो ये हो गया आपका। ऑलराइट, अब हमें ये इक्वेशन दी है E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, यानी जो रिजल्टेंट ईएमएफ है ये ओमेगा टी एंगल बनाएगी। रिजल्टेंट ईएमएफ है ये जो रेड में बना हुआ है ना, तो ये एंगल, ये जो रेड में मैंने बनाया है ये क्या होगा, ओमेगा टी होगा। ओके, तो आपके पास ये तो आगे रिजल्टेंट ईएमएफ की डायरेक्शन, और ये क्या है, रिजल्टेंट करंट की डायरेक्शन। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होता है वो क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। लेट ये एंगल है आपका फाई,
तो फाई क्या होगा? फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट। रिजल्टेंट वोल्टेज तो आपके पास ऑलरेडी है, रिजल्टेंट करंट के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे अभी। ओके, अब चलिए वो एक्सप्रेशन हम बाद में लिखेंगे, अब हम ई नोट की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो यहां से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें, दोनों ही केसेस में जो आपका फ्रॉम फेजर डायग्राम ई नोट किसके इक्वल आएगा? ये होगा अंडर रूट वी नोट आर स्क्वेयर प्लस वी नोट एल स्क्वेयर। ओके, वी नोट आर स्क्वेयर प्लस वी नोट एल स्क्वेयर प्लस 2 वी नोट आर वी नोट एल कोस 90। क्यों? क्योंकि वी नोट आर और वी नोट एल के बीच में एंगल क्या है? ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल है। तो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो ई नोट की वैल्यू आ जाएगी यहां से अंडर रूट वी नोट आर स्क्वेयर प्लस वी नोट एल स्क्वेयर, क्योंकि कोस 90 0 होता है। ओके, अब हम वी नोट आर और वी नोट एल की वैल्यू रखेंगे। तो मैं यहां से इरेज कर देता हूं। तो वी नोट आर की वैल्यू क्या होगी? ये होगी आई नोट आर, क्योंकि वी आर किसके इक्वल था? वो था आई आर के इक्वल। तो वी नोट आर होगा आई नोट आर और वी नोट एल होगा आई नोट एक्स एल। तो मैं ये वैल्यू रख देता हूं, तो ई नोट हो जाएगा अंडर रूट वी नोट आर स्क्वेयर, तो ये होगा आई नोट स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस वी नोट एल स्क्वेयर क्या होगा? आई नोट स्क्वेयर एक्स एल स्क्वेयर। तो मैं इसमें से आई नोट कॉमन लेके बाहर ले लेता हूं, तो स्क्वेयर हट जाएगा। अगर आप अंडर रूट से बाहर लोगे तो अंदर बचेगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर, और यहां से आपकी आई नोट की वैल्यू आ गई ई नोट बाय अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर। ये वैल्यू आ जाएगी आपके। ओके, तो ई नोट बाय जेड एल आर, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी इसको मैंने लिख दिया जेड एल आर। जेड एल आर क्या है? ये है अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर, और इसको कहते हैं इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। ओके, और जो आपका इस डायग्राम से आपको साफ पता चल रहा है कि पहले करंट है फिर रिजल्टेंट वोल्टेज है, मींस करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय फाई। ओके, तो हम यहां लिखेंगे इन सीरीज एल आर सर्किट current lags behind voltage by phi। तो phi क्या है? फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ये phi की वैल्यू निकालेंगे कैसे हम? तो इसके लिए मैं इसको एक नाम दे देता हूं, ये पॉइंट O, ये पॉइंट M और ये पॉइंट N। ओके, तो इन ट्राइंगल OMN tan phi किसके इक्वल होगा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जो Mn है, Mn की वैल्यू किसके इक्वल है? V नोट L के इक्वल है। Mn इज V नोट L।
तो tan phi है mn बाय om, mn है v नोट l, om है v नोट r। तो tan phi इक्वल टू v नोट l क्या है, I नोट xl एंड v नोट r है I नोट r। I नोट से I नोट कैंसिल, तो ये आ गया xl बाय r। xl की वैल्यू होती है l ओमेगा बाय r। तो ये इक्वेशन होगी फेज डिफरेंस निकालने के लिए। और फाइनली इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगी आपकी, इक्वेशन ऑफ करंट होगी इज I इक्वल टू I नोट साइन, यहां पे क्या आएगा, फेज आएगा करंट का। ओके, ईएमएफ का फेज क्या है, ओमेगा टी है, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये जो ईएमएफ है रेड से जो मैंने ड्रॉ किया, ये ओमेगा टी एंगल बना रहा है एक्स के साथ। तो आई नोट क्या बना रहा है वो देखते हैं। देखिए ये पूरा एंगल यहां से यहां तक ओमेगा टी है, इसमें से ये फाई है, तो ये कितना बचेगा, ये वाला एंगल ब्लैक से जो मैंने अभी बनाया, ये बचेगा ओमेगा टी माइनस फाई। ये पूरा ओमेगा टी है यहां से यहां तक, ये फाई है, तो ये कितना बचा, ओमेगा टी में से ये फाई माइनस कर दो। तो यानी करंट वेक्टर किसके कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ, ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहां आएगा ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट करंट। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक सीरीज सीरीज एलआर सर्किट। अब हम करेंगे इसके बाद सीरीज सीआर सर्किट। अगर आपको एक बार में हर एक स्टेप पूरी तरह से बिल्कुल आपके माइंड में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप दोबारा से वीडियो को शुरू कीजिए और एक बार फिर से देखिए, आपको जरूर अच्छे से समझ आ जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट को एक ही बार में ये टॉपिक समझ आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को अगर नहीं भी आता है, किसी को किसी पर्टिकुलर स्टेप में डाउट रह जाता है, तो आपको सजेशन ये है कि आप वीडियो को बैक कीजिए, दोबारा से वीडियो को देखिए शुरू से, और आपको समझ आ जाएगा। आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज सीआर सर्किट, सीरीज सीआर सर्किट। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर को एक एसी सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। एसी सोर्स की ईएमएफ है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटेंस सी है, रेजिस्टेंस आर है, लेट आई इज करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम टी। सी capacitance of capacitor, or resistance of resistor I current in the सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस across R is VR equal to IR. Potential difference across C is VC, that will be I into XC. ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। इन रेजिस्टर करंट and voltage are in
सेम फेज इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए आपकी इक्वेशन क्या थी करंट की? I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ओके, तो इट मीन्स इसमें करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाय टू, और यू कैन से वोल्टेज लैग्स behind current by pi by 2। अब हम क्या करेंगे, इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो कैपेसिटर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जैसे हमने एलआर सर्किट में किया था वैसे ही इसमें करेंगे, सेम तरीके से। मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। लेट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आप पहले करंट की एक डायरेक्शन ले लीजिए, मान लीजिए ये डायरेक्शन है करंट की। तो ये करंट का फेजर वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने। तो इसकी लेंथ क्या होगी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट के इक्वल। तो आई नोट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। आई नोट इज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। अब वी आर का जो फेजर वेक्टर आएगा वो तो सेम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज फॉर रेजिस्टर। तो वी आर का फेजर वेक्टर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ये आ गया यहां से यहां तक ही, यहां से यहां तक है करंट का फेजर वेक्टर, और यहां से यहां तक है वोल्टेज का फेजर वेक्टर, वी आर का फेजर वेक्टर। ओके, और इसकी लेंथ क्या होगी, ये यहां से यहां तक वी नोट आर लिख देते हैं हम। वी नोट आर क्या है, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर। इसी तरह से हम वी नोट मान लेते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वी सी। ओके, तो कैपेसिटर में वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय टू। तो यानी जो वी सी आएगा, ये जो भी डायरेक्शन है करंट की, इससे पाई बाय टू नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि वोल्टेज फॉर कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय टू। तो वीसी का फेजर वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। तो मान लीजिए ये लेंथ है यहां से यहां तक, ये है वीसी का फेजर वेक्टर, और इसकी लेंथ कितनी होगी, वी नोट सी, यानी जो एम्पलीट्यूड ऑफ वीसी है इसके इक्वल। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वी आर और वीसी का, वो क्या होगा, ये रिजल्टेंट ईएमएफ ई। तो मैं इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर देता हूं। कि ये मैंने रेड पेन से दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो ये रिजल्टेंट आएगा इस पॉइंट पे यहां से, यानी ये रिजल्टेंट आ गया यहां से लेकर और यहां तक। और इस जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट ईएमएफ के जो फेजर वेक्टर है, इसकी लेंथ कितनी आएगी, एम्पलीट्यूड ई नोट के इक्वल आएगी, इसके इक्वल। तो यानी यहां से लेकर और यहां तक ये लेंथ कितनी होगी, ई नोट होगी। ओके, ऑल राइट। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम साफ साफ नहीं बना, मैं इसको रीड्रॉ करना चाहता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। ये करेक्ट बना है लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं दोबारा से। वेल अगेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमने करंट की डायरेक्शन ले ली कि ये है यहां तक आपका
फेजर वेक्टर ऑफ करंट, लेंथ है एम्पलीट्यूड के इक्वल, और इसी डायरेक्शन में आपका वी आर आएगा, तो लेट ये है वी आर। ओके, तो इसकी लेंथ क्या आएगी, वी नोट आर आ जाएगी यहां से यहां तक, ये हो जाएगा फेजर वेक्टर ऑफ वी आर। और इससे पाई बाय 2 नीचे आएगा आपका, ये पाई बाय 2 नीचे हो गया, ये आएगा आपका वी सी फेजर वेक्टर। ओके, और इसकी लेंथ कितनी होगी, वी नोट सी के इक्वल होगी। तो मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया है इनको, और अब मैं रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करता हूं। ओके, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर और इसकी लेंथ क्या होगी, ई नोट के इक्वल होगी, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ईएमएफ के इक्वल। ओके, अब ये डायग्राम पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखने में क्लियर है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। ओके, वेल, तो हमारे पास इक्वेशन है E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, यानी जो रिजल्टेंट ईएमएफ है उसका फेजर वेक्टर ओमेगा टी एंगल बनाएगा एक्स के साथ। तो जो आपका ये एंगल है, यानी ये क्या बनेगा, ओमेगा टी बनेगा, ये आपका एंगल ओमेगा टी बनेगा। तो ये आपकी डायरेक्शन है जो रेड से है रिजल्टेंट ईएमएफ, और ये रिजल्टेंट करंट की डायरेक्शन है। तो ये करंट और वोल्टेज के बीच में ये जो एंगल है ये वाला, लेट हम ये फाई मान लेते हैं। तो ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगेन जैसे आपने एलआर सर्किट में पाया था, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई किया था, यहां भी आप कर सकते हैं। ओके, तो जो ई नोट होगा वो किसके इक्वल होगा, फ्रॉम फेजर डायग्राम ई नोट विल बी इक्वल टू अंडर रूट वी नोट आर स्क्वेयर प्लस वी नोट सी स्क्वेयर प्लस 2 वी नोट आर वी नोट सी कोस पाई बाय 2, क्योंकि ये वी नोट सी है, ये वी नोट आर है, और इनके बीच में एंगल ये पाई बाय 2 है, ये रहा। तो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, कोस पाई बाय 2 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट वी नोट आर स्क्वेयर प्लस वी नोट सी स्क्वेयर। वी नोट आर होगा आपका आई नोट आर, और वी नोट सी होगा आई नोट एक्स सी। एक्स सी क्या है, 1/c ओमेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये मैं वैल्यूज यहां पर इस इक्वेशन में ये वैल्यूज रख देता हूं, तो ये आएगा ई नोट इक्वल टू अंडर रूट वी नोट आर का स्क्वायर, यानी आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी नोट सी का स्क्वायर, यानी आई नोट स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। तो आई नोट मैंने बाहर ले लिया अंडर रूट से, तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ओके, तो यहां से जो एम्पलीट्यूड आई नोट है करंट का वो क्या आएगा, वो आ गया ई नोट डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर ई नोट बाय जेड सी आर। जेड सी आर क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड impedance of CR circuit, impedance of CR circuit. Impedance ऑफ CR सर्किट। तो ये जो आपका सीरीज CR सर्किट है, ये उसका इम्पीडेंस है, यानी ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस है CR सर्किट की। ओके, तो इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस फाई है, और जो ये फाई है इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपने LR सर्किट के लिए की थी। ओके,
इसमें आप देख सकते हैं वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय फाई। वोल्टेज का फेजर वेक्टर पहले आ रहा है, करंट का बाद में आ रहा है और उनके बीच में 5 फेज डिफरेंस है। सो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय फाई इन सीरीज CR circuit, voltage lags behind current by phi। हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं अगेन इसको पॉइंट O मान लेता हूं, इसको M, इसको N। वेल ये एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो इन ट्रायंगल OMN tan फाई क्या होगा, tan फाई होगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो MN बाय OM। MN बाय OM। MN की वैल्यू क्या है, ये इसके इक्वल होगी यानी V नोट C के इक्वल। ये MN है, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, तो ये V नोट C और OM है V नोट R। V नोट C है I नोट XC, V नोट R है I नोट R। तो I नोट से I नोट कैंसल, तो tan फाई आ गया आपका XC बाय R। XC की वैल्यू रख दो 1 बाय C ओमेगा और ये R। तो इस इक्वेशन से आपके लिए फेज डिफरेंस आ जाएगा सीरीज CR सर्किट में बिटवीन रिजल्टेंट करंट एंड रिजल्टेंट वोल्टेज। और इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ करंट इज I इक्वल टू I नोट साइन, करंट का फेजर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है x के साथ, ओमेगा टी ये है और फाई ये है, टोटल क्या बन गया ये ओमेगा टी प्लस फाई, यहां से यहां तक, तो ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट करंट इन सीरीज CR सर्किट। तो इसके साथ ही ये टॉपिक भी हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हम सीरीज LR सर्किट पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है ए 12 ओम रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.05 बाय पाई हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 130 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स। कैलकुलेट RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। नंबर 2, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो आपको R की वैल्यू दी है 12 ओम, L है 0.05 बाय पाई मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻² बाय पाई हेनरी। ये वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था, ये RMS वैल्यू है। अगर यहाँ पर लिखा नहीं है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड, तो ये RMS वैल्यू होती है यूजली। तो ये 130 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी म्यू दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो आपको कैलकुलेट करना है RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो स्टूडेंट RMS वैल्यू कैसे आएगी, IRMS होगा आपका ERMS डिवाइड बाय ZLR, क्योंकि LR सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होती है, टोटल रेजिस्टेंस, जिसको आपने ZLR लिखा था डेरिवेशन में, और ये होता है आपका √R² प्लस XL²। तो √R² प्लस XL होता है L ओमेगा, तो L² ओमेगा² और √L² प्लस ये R² आएगा यहाँ पे, R² प्लस
एल स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई म्यू, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर। ओमेगा आपका 2 पाई म्यू होता है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर। अब हम ये सभी वैल्यूज रखेंगे तो आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एल स्क्वायर, ये एल है, इसका स्क्वायर क्या होगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ बाई पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर और म्यू स्क्वायर, म्यू की वैल्यू है 50 तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500। ओके, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल और 25 इंटू 25 ये होगा आपका 625 इंटू 4 तो ये हो जाएगा आपका 2500 और 2 10 की पावर यहाँ से चली जाएगी और 2 पावर आपकी 2500 जो 25 इंटू 25 इंटू 4 से आएगा उससे चली जाएंगी, तो यानी ये आपका बचेगा 144 प्लस 25। ओके, तो ये आपका हो जाता है √169 और 169 का अंडर रूट होता है 13, तो ये आ गया आपका 13 ओम ZLR की वैल्यू आ गई। तो IRMS आ जाएगा आपका ERMS बाय ZLR। ERMS की वैल्यू 130 वोल्ट है, डिवाइड बाय 13 तो 10 एम्पियर, ये होगी RMS वैल्यू ऑफ करंट। उसके बाद है फेज डिफरेंस। वेल, तो फेज डिफरेंस के लिए था tan phi इक्वल टू L ओमेगा बाय R, L की वैल्यू है 0.05, 5 इंटू 10⁻⁻² बाई पाई, L की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई म्यू, तो 2 पाई और म्यू की वैल्यू है 50, पाई से पाई कैंसिल, तो 50 इंटू 2 100 इंटू 5 500 इंटू 10⁻⁻², तो इसको अगर आप, और सॉरी ये R की वैल्यू रहेगी, R की वैल्यू है फिर 12, हाँ, तो और उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाता है 0.4166। अगर मैं इसको एक और राउंड ऑफ कर दूं तो 0.4167 और फाई आ गया आपका 10 इनवर्स 0.4167, ये आपका आंसर आ गया। तो ये होगा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। स्टूडेंट, अब यहाँ पर इसका जो 10 इनवर्स की वैल्यू होगी वो आपको पता हो ये ज़रूरी नहीं है, तो 2 ऑप्शन है यहाँ पर, या तो आप लॉग टेबल एग्जामिनर से लेके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं या आप इसको यूं क्यों छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको यूं क्यों छोड़ते हैं तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका शायद इसका आधा या 1 नंबर कट जाए आगे सॉल्व ना करने का, लेकिन उसमें जो आपको टाइम लगता है लॉग टेबल को यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट करने में, कई बार ऐसा होता है कि एक ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन उतने टाइम में हो जाता है, तो यहाँ मान लीजिए आपका आधा 1 नंबर कटता है और वहाँ आप कोई 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन उतने टाइम में अटैम्प्ट कर पाते हैं, तो वहाँ पर समझदारी यही होगी कि आप एक 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। यहाँ अगर एग्जामिनर आधा नंबर काटना भी चाहता है तो इट इज़ ओके फिर, और अगर आपके पास टाइम है तो आप लॉग टेबल ले लीजिए एग्जामिनर से और निकाल लीजिए आप जो भी वैल्यू आएगी इसकी। और कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम में आपको ये वैल्यू दी होती है 10 इनवर्स की ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ ही, तो जब आप इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे आप यूज़ कीजिए वो वैल्यू और आंसर लिख दीजिए एंगल का। ओके, तो ये तो एक क्वेश्चन था और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है A coil when connected to 10 volt DC supply draws a current of 2 ampere. When it is connected across a 10 volt 50 Hz AC supply draws a current of 1 ampere. Determine self inductance of coil. Okay? तो पहले जब DC सप्लाई से कैलकुलेट आपने कनेक्ट किया था तो V की वैल्यू 10 वोल्ट थी
और करंट कितना था 2 एम्पियर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगी कॉइल की V/I 10/2 5 ओम। फिर क्या किया, फिर आपने इसको AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इसमें RMS की वैल्यू है आपकी 10 वोल्ट, ओके, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, और करंट जो है 1 एम्पियर। वेल, तो स्टूडेंट ये जो करंट है ये आपकी RMS वैल्यू होगी करंट भी, ओके। वेल, ये यूजुअली आप ERMS EMF के लिए E यूज करते हैं, तो यहां भी आप चाहे तो V भी यूज कर सकते हो और लिखना चाहो तो आप E भी लिख सकते हो, ओके। तो इस केस में जब आपने AC अप्लाई किया है तो जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो ZLR होगी। तो वो क्या होगा ERMS बाय IRMS, तो 10/1 10 ओम। तो देखिए AC में कनेक्ट करने के बाद क्या है, पहले तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, अब ZLR में क्या होता है, रेजिस्टेंस भी होती है और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी, दोनों काम कर रही है, तो इस वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गई है। आपको कैलकुलेट करना है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आप क्या करोगे, आपका जो ZLR होता है वो होता है √R² प्लस XL²। तो यहाँ से आपका XL आ जाता है √Z² माइनस ZLR² माइनस R², ओके। तो यहाँ से आपका XL आ गया √ZLR की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू 5 है, ये ZLR की वैल्यू है और ये R की वैल्यू है। तो 10² माइनस 5², तो 100 माइनस 25 75, मैं इसको लिख सकता हूँ 5√3। लेकिन आपका XL क्या होता है, L ओमेगा होता है, तो L ओमेगा इज 5√3 और ओमेगा होता है आपका 2π म्यू, ओमेगा 2π म्यू होता है। तो यहाँ पे मैं L इंटू 2π म्यू इक्वल टू 5√3, तो L आ गया 5√3/2π म्यू, 5√3/2π की वैल्यू रख दो यहाँ पे। वेल, यहाँ पे सो दैट हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, हम एक एडिशन करते हैं, टेक पाई इक्वल टू 3। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू 3 है। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि सो दैट आपको ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े सॉल्यूशन पर, तो एग्जामिनर लिख के देता है टेक पाई इक्वल टू 3, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं इसको। तो पाई की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू आपकी ये 50 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, तो ये है 5, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 1.732 से, क्योंकि √3 1.732 होता है। फिर इसको आप डिवाइड कर देंगे 3 × 2 6 से, और फिर 50 से भी डिवाइड कर दीजिए, तो यह आपका आ जाता है 0.0288 0.0288। हेनरी। तो ये आपकी इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन सीरीज LR सर्किट पर बेस्ड थे, सीरीज LR सर्किट पर बेस्ड थे दोनों क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट, हमारा ये क्वेश्चन सीरीज CR सर्किट पर बेस्ड है। इसमें आपको एक रेजिस्टर दिया है 20 ओम का। ए सीरीज सर्किट कंटेन्स ए रेजिस्टर ऑफ 20 ओम एंड ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C।
It is connected to a 220 volt 50 hertz source. If reading of ammeter is 2.5 ampere, find XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है। ये 220 वोल्ट क्या है? RMS वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है और रीडिंग ऑफ एमीटर RMS वैल्यू होती है, ये आपकी 2.5 एम्पियर है। इसमें भी अगर पीक वैल्यू लिखा होता तो आप इसको आई नोट कंसीडर करते, पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू लिखा होता तो आप इसको आई नोट लेते, अदरवाइज आप इसको IRMS लेंगे। ओके, तो आपको XC निकालना है तो क्या करोगे आप? पहले ZCR निकालोगे, वो होगा आपका ERMS बाय IRMS, क्योंकि IRMS क्या होता है? ERMS बाय ZCR। ओके, तो ERMS है 220, IRMS है 2.5, तो ये आ गया 88 ओम। अब ZCR होता है आपका √R² प्लस XC², तो यहाँ से XC आ गया आपका √ZCR² माइनस R², तो √88 का स्क्वायर माइनस R की वैल्यू 20 है तो 20², और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 85.69। XC की वैल्यू 85.69 और यू कैन से 85.7 ओम। तो ये था स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सीरीज CR सर्किट। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन स्टूडेंट आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पर बेस्ड, और आप कर सकते हैं अपनी बुक से। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।